अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम हम्माद मलिक एंड यू आर वाचिंग अवर चैनल द ट्यूटोरियल एज। और खुशखबरी और गुड न्यूज़ ये भी है कि आज से हमने दोबारा से अपनी लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर दिया है। अब आप सीक्वेंस के साथ रेगुलर बेसिस पे डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे वीडियोस हासिल कर सकते हैं। हमने अपनी लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के टॉपिक एंग्लो सेक्शन एज से। एंग्लो सेक्शन एज में हम तीन टॉपिक्स को एक साथ कवर करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हवाले से। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश सेक्शन एज एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट we will talk about the characteristics of Anglo-Saxon age. Let's get started. So first of all, let's talk about the time period of Anglo-Saxon age. So the Anglo-Saxon age starts from 450 AD and it lasts till 1066 AD. दोस्तों, ये जो एंग्लो सेक्शन एज थी, इसका जो टाइम पीरियड था, इसका जो दौरानिया था, ये स्टार्ट होता है 450 AD से और ये जाता है 1066 AD तक। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने कॉपी पेन निकाल के नोट कीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जानिब और देखते हैं कि जो 450 एडी का टाइम पीरियड था, इससे पहले ब्रिटानिया में क्या हो रहा था, वहाँ पे कहाँ रहते थे। और मेक श्योर ये मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताने वाला हूँ कि ये जो ब्रिटानिया था, जो बरतानिया जिसको अब इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है, तो जब एंग्लो सेक्सन की आमद अभी नहीं हुई थी, एंग्लो सेक्सन्स अभी इंग्लैंड में नहीं आए थे, तो तब इसको इंग्लैंड नहीं बोला जाता था, बल्कि तब इसको ब्रिटानिया के नाम से जाना जाता है था। इंग्लैंड इसका नाम एंग्लो सेक्सन्स के आने के बाद पड़ा, वो बाद में मैं बताऊंगा कि इंग्लैंड कैसे नाम पड़ा। फ़िलहाल आप ये माइंड में रखिएगा कि एंग्लो सेक्सन के आने से पहले इस एरिया को ब्रिटानिया बोला जाता था। अब हम देखते हैं कि ये जो ब्रिटानिया था, वहाँ पे एंग्लो सेक्सन्स की आने से पहले, मतलब कि 450 एडी से पहले वहाँ पे कौन रहता था। सो मैंने लिखा है कि बिफोर 450 एडी केल्टिक पीपल। इट मीन्स के जो 450 एडी का टाइम पीरियड था, इससे पहले जो ब्रिटानिया था, यहाँ पे केल्टिक पीपल रहते थे। अब केल्टिक पीपल कौन है? केल्ट ब्रिटानिया में एक एरिया है और वहाँ पे उस एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उनको केल्टिक पीपल बोला जाता है। 450 एडी से पहले ब्रिटानिया में ये वाले लोग केल्टिक पीपल रहते थे और ये केल्टिक पीपल जो थे, ये क्रिश्चियंस थे। अब दोस्तों, होता क्या है, केल्ट्स वालों के साथ क्या जुल्म हुआ कि केल्ट का जो एरिया था उस पे रोमन्स के अटैक होते हैं और ग्रीक के अटैक्स होते हैं। इन्वेजन्स होती हैं ग्रीक और रोमन्स की। रोमन्स और ग्रीक जो हैं वो केल्ट के एरिया पे इन्वेड करते हैं और फिर क्या होता है कि जो इन्वेजन के बाद फिर रोमन्स को कन्क्वेस्ट हो जाती है और वो केल्ट के एरिया पे अपना कब्ज़ा जमा लेते हैं। अब जब वो कब्ज़ा जमा लेते हैं तो जो रोमन्स पीपल हैं वो काफ़ी पावरफुल लोग हैं, उनको लड़ाई करना आता है, वो वार लाइक ट्राइब में से हैं। तो ये होता है कि फिर वो अपनी आर्मी जो है, जो रोमन्स की आर्मी है, वो इस केल्ट के एरिया में लगा लेते हैं और ख़ुद और अपने लोगों के साथ इस इलाके में, इस एरिया में, मतलब कि केल्ट के एरिया में रिहाइश पजीर हो जाते हैं और केल्ट पे मुकम्मल अपना कब्ज़ा, अपना होल्ड जमा लेते हैं। फिर क्या होता है कि जो वहाँ पे केल्टिक पीपल थे, अब रोमन्स के आने के बाद वो केल्टिक पीपल जो हैं वो रोमन्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि रोमन्स के पास आर्मी भी है, रोमन्स पावरफुल भी हैं, तो केल्टिक पीपल उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और वो खुद लड़ाई करना भी भूल जाते हैं, क्योंकि अब वो डिपेंडेंट हैं रोमन्स पे। अब वो कोई भी लड़ाई करेंगे तो वो रोमन्स करेंगे, केल्टिक पीपल पीछे होंगे। रोमन्स की आर्मी है, रोमन्स के लोग हैं वहाँ पे, इसलिए केल्टिक पीपल बिला खौफ व ख़तर अब डिपेंडेंट है रोमन्स पे। जो भी कोई मुसीबत आएगी उसको टालने वाले रोमन्स होंगे, इसलिए
वो लड़ाई भी भूल जाते हैं। केल्टिक पीपल जो ओल्ड यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो लड़ाई भूल जाते हैं। अब आगे इनके साथ मोर्चा क्या होता है वो सुनिएगा कि जो रोमन्स थे, अब जहाँ से ये आए थे रोमन्स, बेसिकली ये आए थे रोम से, ठीक है। रोमन्स का अपना एरिया रोम था, वो रोम से आए थे। अब रोम पे जो है वो जर्मेनिक अटैक्स होते हैं। जर्मेनिक अटैक्स होते हैं तो जो रोमन एम्परर है तो वो ऑर्डर करता है, जो रोमन्स यहाँ पे केल्ट्स में आए हुए हैं, इनने कब्ज़ा किया हुआ है केल्ट्स के एरिया पे, इनकी तरफ ऑर्डर आता है रोमन एम्परर की जानब से कि हमारे जो एरियाज़ हैं उन पे जर्मनिक अटैक हो गए हैं, लिहाजा आप केल्ट्स को डिफेंसलेस छोड़ के वापस अपने एरिया रोम में आ जाएं ताकि हम अपनी लैंड को डिफेंड कर सकें। अब चूँकि एम्परर का ऑर्डर था, वो आने के बाद जो रोमन्स थे वो फिर छोड़ देते हैं ब्रिटानिया को ताकि वो जाके अपने एरिया, जो अपने ओरिजिनल एरिया जहाँ से वो आए थे, उसको डिफेंड कर सकें, उसको जर्मनिक अटैक से बचा सकें। अब जो रोमन्स थे वो फिर ब्रिटानिया को छोड़ जाते हैं और पीछे कैल्ट्स अकेले रह जाते हैं। और जो केल्टिक पीपल अकेले रहते हैं और जो कैल्ट्स का एरिया है वो डिफेंसलेस हो जाता है। क्योंकि अब मैंने ऊपर बताया था कि जो केल्टिक पीपल थे उन पर लड़ाई करना भूल जाती है क्योंकि वो डिपेंडेंट रहते हैं रोमन्स पे। रोमन्स अब वहाँ पे आए हुए हैं तो अब वो डिपेंडेंट हो जाते हैं रोमन्स पे और वो लड़ाई करना भी भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो सारा का सारा उनका दारोमदार जो है वो रोमन्स पे है। लेकिन अब ये रोमन्स यहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए होता क्या है। जब दोस्तों रोमन्स यहाँ से चले गए तो फिर आती है एंट्री एंग्लो सेक्सन्स की। अब एंग्लो सेक्सन्स ने ये सोचा कि अब तो रोमन्स भी नहीं हैं, अब तो केल्टिक पीपल जो है वो अकेले हैं, उनके पास पावर भी नहीं है, वो लड़ाई करना भी भूल गए हैं। तो वो फिर एंग्लो सेक्सन्स इस बात का फ़ायदा उठाते हुए वो ब्रिटानिया में दाखिल हो जाते हैं जहाँ पे केल्टिक पीपल रहते थे। जब ब्रिटानिया, अच्छा है, अब एंग्लो सेक्सन के इंट्रोडक्शन की तरफ आए हैं हम। सो यहाँ पे मैंने लिखा है जर्मैनिक स्पीकिंग पीपल। सो जो एंग्लो सेक्सन्स थे ये बेसिकली आए थे जर्मनी से, नॉर्थ जर्मनी से। तो इनकी जो ज़ुबान थी ये जर्मैनिक थी, जर्मैनिक बोलने वाले लोग थे ये। और ये जो एंग्लो सेक्सन था ये किसी एक बंदे या दो बंदों का नाम नहीं है, एंगल ये सेक्सन का नाम नहीं है, बल्कि ये चार ट्राइब्स का नाम था। इन चार ट्राइब्स में एंगल्स, सेक्सन, जूट्स और फ्रिजियंस, ये चार ट्राइब्स थे। आपने अक्सर सुना होगा कि एंगल, सेक्सन्स और जूट, लेकिन ये बेसिकली चार थे। आगे जाके फिर सरवाइव जो है वो तीन कर पाते हैं ये ब्रिटानिया में, और चौथा जो फ्रिजियंस था ये अपने एरिया पे होल्ड नहीं कर सका तो इनको पुश बैक कर दिया था वापस जर्मनी में। सो बेसिकली ये फिर पीछे तीन बचते हैं, एंगल, सेक्सन्स और जूट्स। अब ये जो तीन हैं, एंगल, सेक्सन्स और जूट्स, ये सेटल हो जाते हैं इंग्लैंड के डिफरेंट एरियाज़ में। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड कैसे पड़ा। तो इसकी रीज़न ये है कि एंगल, सेक्सन और जूट, ये जो एंगल्स थे ये वहाँ पे रहते थे और उस जगह को बोला जाता था एंगल एंगल लैंड। इंग्लैंड बोला जाता था उसको, एंगल लैंड मतलब एंगल की ज़मीन। अब एंगल लैंड से पड़ा इंग्लैंड। ओके, सो आगे चलते हैं। ये जो जर्मैनिक स्पीकिंग पीपल थे, एंगल, सेक्सन्स और जूट्स, ये डिफरेंट एरियाज़ में सेटल हो जाते हैं इंग्लैंड के। अब सेटल होने के बाद वो क्या करते हैं, इंग्लैंड में आके, ब्रिटानिया में आके वो 7 किंगडम्स बना लेते हैं, छोटे छोटे 7 किंगडम्स बनाते हैं। तो ये छोटे छोटे 7 किंगडम्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है नॉर्थम्बरिया, फिर दूसरे नंबर पे आता है मेर्सिया, फिर ईस्ट एंग्लिया, फिर कैंट, एसेक्स, सुसेक्स और वेसेक्स। अब हम मैप से थोड़ा क्लियर करके समझते हैं। ये मैप मैंने बनाया है यहाँ पे, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सो ये वाले 7 किंगडम्स थे जो एंग्लो सेक्सन्स ने बनाए थे। सबसे पहले नॉर्थम्बरिया, देन आता है मेर्सिया, फिर ईस्ट एंग्लिया, फिर एसेक्स, कैंट, सुसेक्स
और वेसेक्स, ये 7 हो गए। अब ये जो 7 ट्राइब्स हैं इनमें आप देखें कि जो ये जो मैक्सिमम एरिया है एंग्लो सेक्सन का वो है नॉर्थ एम्ब्रिया और मेर्सिया, जो कि ये देखें यहाँ से स्टार्ट होके ये मेर्सिया, ये मेर्सिया हुआ, ये नॉर्थ एम्ब्रिया, ये नॉर्थ एम्ब्रिया, ये जो दो मैक्सिमम एरियाज़ हैं। बाकी स्मॉल एरियाज़ ये देखें ईस्ट एंग्लिया, एसेक्स, कैंट, सुसेक्स, वेसेक्स, ये छोटे छोटे हैं। मेन जो हैं ये दो हैं, नॉर्थ एम्ब्रिया और मेर्सिया। अब ये जो मेर्सिया है यहाँ पे एंग्लो सेक्सन के दौर में जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी वो यहाँ मेर्सिया से कंट्रोल हुआ करती थी, और जो भी लिटरेरी एक्टिविटीज़ होती थी, लिटरेचर जो प्रोड्यूस होता था वो यहाँ नॉर्थ एम्ब्रिया से होता था। ये जो बेड थे फेमस राइटर थे वो भी यहाँ के रहने वाले थे, नॉर्थ एम्ब्रिया के। लिटरेचर एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस होती थी नॉर्थ एम्ब्रिया से और पॉलिटिकल होती थी मेर्सिया से। अब आता है ईस्ट एंग्लिया। ईस्ट एंग्लिया ये जो है यहाँ पे रहते थे एंगल्स, इसलिए इसको ईस्ट एंग्लिया बोला जाता है। अब एसेक्स जो है, एसेक्स, सुसेक्स और वेसेक्स, यहाँ पे रहते थे सेक्शंस। एसेक्स, सुसेक्स और वेसेक्स में रहते थे सेक्शंस। अब ये जो पीछे बच गया है ये कैंट। कैंट वो वाइड एरिया था जहाँ पे जूट्स रहते थे। जूट्स बस इस वाइड एक एरिया कैंट में रहते थे। सो आगे चलते हैं अब। अब दोस्तों by 850 AD 7 small kingdoms were consolidated into 3 larger kingdoms। 850 AD में क्या होता है कि ये जो 7 किंगडम्स हमने पीछे बयान किए हैं ये फिर 3 लार्जर किंगडम्स में मर्ज हो जाते हैं। जो वो 3 किंगडम्स बेसिकली नॉर्थ एम्ब्रिया, मेर्सिया और वेसेक्स हैं। बाकी जो भी हैं एसेक्स, सुसेक्स, ईस्ट एंग्लिया वगैरह वो जो हमने डिस्कस किए हैं तो वो इनमें मैच होके बेसिकली 3 किंगडम्स बन जाते हैं। पहले 7 थे अब 3 बन गए हैं। अब इनकी वजह बताता हूँ मैं, नॉर्थ एम्ब्रिया, मेर्सिया और वेसेक्स। जैसा मैंने इस मैप में मैंने डिस्कस किया है कि नॉर्थ एम्ब्रिया जो था इसमें लिटरेरी एक्टिविटीज़ जो भी होती थी वो नॉर्थ एम्ब्रिया से प्रोड्यूस होती थी। लिटरेचर के हवाले से नॉर्थ एम्ब्रिया जो किंगडम था ये सबसे इम्पॉर्टेंट था। दूसरे नंबर पे आगे है मेर्सिया। मेर्सिया जो है मैंने बताया था कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो भी होती थी वो यहाँ मेर्सिया से कंट्रोल होती थी, इस इलाके से, लिहाजा ये भी एक इम्पॉर्टेंट था। अब वेसेक्स जो था, क्योंकि हर एक जो किंगडम था, ये जो 7 किंगडम्स हैं इनमें से हर एक किंगडम्स का अलग अलग डायलेक्ट होता था, और जो सबसे फेमस डायलेक्ट था वो ये वेसेक्स का था। और अभी भी जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के जो भी वर्क्स हैं वो इस वेसेक्स डायलेक्ट में लिखे गए हैं। सो मोस्ट पावरफुल डायलेक्ट जो था वेसेक्स डायलेक्ट था, इसलिए ये जो तीन लार्जर किंगडम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनको इनमें बाकी किंगडम्स को मैच कर दिया गया था। ओके, यहाँ तक समझ आ गई होगी उम्मीद है। आगे चलते हैं। दे बॉट द लैंग्वेज एंड ओल्ड दे बॉट द लैंग्वेज ओल्ड इंग्लिश। जो एंग्लो सेक्सन्स थे उनकी ज़ुबान थी ओल्ड इंग्लिश। अब ओल्ड इंग्लिश कौन सी ज़ुबान है, यहाँ पे भी हमने पहले डिस्कस किया है कि यहाँ पे पहले केल्टिक पीपल रहते थे, और उन केल्टिक पीपल की ज़ुबान भी अपनी थी, केल्टिक ज़ुबान थी उनकी। लेकिन जो एंग्लो सेक्सन्स थे ये आए थे जर्मनी से, सो इनकी ज़ुबान जर्मैनिक थी, जर्मैनिक स्पीकिंग पीपल थे। पहले भी हमने ये डिस्कस की है ये बात। तो अब ये जो जर्मैनिक और केल्टिक ज़ुबान थी इन दोनों को आपस में मैच करके एक और ज़ुबान बनती है, उसको कहते हैं ओल्ड इंग्लिश। ये बेसिकली ये दोनों का जो होता है मजमूआ होता है ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश मजमूआ मजमूआ है केल्टिक ज़ुबान का और जर्मैनिक का। अब दोस्तों एंग्लो सेक्सन वर कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी। एंग्लो सेक्सन जो थे इनका पहले
जो ये पैगन्स पे बिलीव करते थे, मतलब कि इनका किसी एक गॉड पे बिलीव नहीं था। ये पैगन्स पीपल थे। और जो केल्टिक पीपल थे उनका मैंने पहले भी जिक्र किया है कि वो क्रिश्चियंस थे। अब जब ये ब्रिटानिया में इंटर हुए एंग्लो सेक्सन्स, तो फिर एसटी अगस्टाइन जो थे, इनको पोप की तरफ से ऑर्डर हुआ कि आप जाएं और जो 7 स्मॉल किंगडम्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, इन किंगडम्स में रहने वाले जितने भी लोग हैं इनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करें। फिर जो एसटी अगस्टाइन थे वो पोप के ऑर्डर पे चले गए उन 7 किंगडम्स पे, और बिल आखिर फिर जो 7 किंगडम्स के रिहायशी थे वहाँ पे रहने वाले थे उनको क्रिश्चियनिटी में कर दिया कन्वर्ट। ओके, यहाँ तक समझ आ गई होगी उम्मीद है। अब चलते हैं हम आगे। अब हम डिस्कस करेंगे इस एज की करेक्टरिस्टिक्स को, और बेसिकली जो यहाँ इस टाइम पीरियड का लिटरेचर था, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी। तो सबसे पहले है ओरल लिटरेचर, कि ये जो इस एज का लिटरेचर था, ये जो एंग्लो सेक्सन पीरियड था, इसका लिटरेचर जो था ये ओरल होता था, रिटन नहीं था। क्योंकि उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस का दौर नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस वाज नॉट डिस्कवर्ड एट दैट एरा। सो ये जो जो भी लिटरेरी वर्क होते थे उनको सेव करने के लिए कोई सोर्स नहीं था। ओरल लिटरेचर से मुराद ये है कि जो भी वर्क हुआ है इस एज में, लोग चलते फिरते एक दूसरे को सुनाया करते थे, एक दूसरे को स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में बताते थे। लेकिन इसका जो रिटन वर्क है वो अगर है भी थोड़ा बहुत तो वो सेव नहीं है, ये ओरल होता था, गाते थे लोग इसको। नेक्स्ट है इसमें थीम्स। थीम्स जो इसमें होते थे वो रिलीजियस होते थे और हीरोइक होते थे। अब हमने पीछे डिस्कस किया है कि जो एंग्लो सेक्सन्स थे वो पैगन्स पीपल थे, और जो केल्टिक पीपल थे वो क्रिश्चियंस थे। अब जो केल्टिक थे चूँकि वो क्रिश्चियंस थे तो ज़ाहिर है उनके लिए फिर वो रिलीजियस वर्क लिखते थे, वो गॉड के बारे में लिखते थे, वो गुड वर्सेस इवल के बारे में लिखते थे। लेकिन चूँकि जो एंग्लो सेक्सन्स थे वो पैगन्स पीपल थे, तो पैगन्स का बिलीव गॉड पे नहीं होता, किसी एक गॉड पे नहीं होता, तो वो हीरोइज़म के बारे में लिखते थे। वो अपने वर्क्स में हीरोइक करेक्टर्स, ब्रेवरी, इन इन चीज़ों को डालते थे, इन चीज़ों के बारे में लिखते थे। इसकी फेमस एग्जांपल आप ले सकते हैं बियोवुल्फ। बियोवुल्फ जो कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की एक फेमस पोइम है, हीरोइक पोइम है ये। इसके बाद फिर थर्ड करेक्टरिस्टिक हमारे पास आती है यूज़ ऑफ एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या होता है दोस्तों? एलिट्रेशन होता है यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब जो एक लाइन है किसी भी वर्क में, जो लाइन लिखी गई हो उसमें अगर तो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही हूँ तो उसको हम एलिट्रेशन बोलेंगे। और एलिट्रेशन क्योंकि है, जैसा कि हमने ऊपर जिक्र किया है कि ओरल लिटरेचर होता था, लोग गाते थे इसको स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में, लोग ओरली लोगों को बताया करते थे, दूसरों को बताया करते थे। और जो भी स्टोरी टेलर होता था उसका ये मोटिव होता था कि वो अपने लिसनर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उनकी जो अटेंशन है वो जो स्टोरी स्टोरी है उसकी तरफ ज़्यादा हो। तो उस अटेंशन को लाने के लिए जो लिसनर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए फिर उनको चाहिए था, कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिनसे जो लिसनर्स हैं वो अट्रैक्ट हों, उनमें अट्रैक्शन पैदा हो, वो मोटिवेट हों। तो इसलिए फिर उन्होंने इसमें रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स लाई, ताकि वो अट्रैक्ट हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सकें, सुन सकें, स्टोरी में इंटरेस्ट उनकी पैदा हो। फिर हमारे पास आता है रेपिटेशन। ऊपर हमने बात की है कि कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन जो होती है उसको एलिट्रेशन कहते हैं। लेकिन रेपिटेशन का मतलब ये है कि जो कोई एक वर्ड होता है वो पूरे का पूरा वर्ड ही वापस रिपीट हो रहा हो, या फिर फ्रेज़ है कोई तो वही फ्रेज़ फिर अगेन रिपीट हो रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक वर्ड है तो
ये दोबारा यहाँ पे फिर रिपीट हो रहा है। तो ये वर्ड और ये वर्ड दोनों एक ही वर्ड हैं, रिपीटेशन हुई है, इसको हम बोलेंगे रिपीटेशन। या फिर ये जो वर्ड था ये वाला, तो ये वापस इस लाइन में दोबारा रिपीट हुआ है, इसको भी रिपीटेशन बोलेंगे। अब यूज़ ऑफ कैसरा, कि आप किसी लाइन को सुनाते हुए जो लाइन के मिडल में एक पॉज लेते हैं, एक वक्फा लेते हैं या ब्रेथ लेते हैं, तो उसको हम कैसरा बोलते हैं। और कैसरा उस टाइम के स्टोरी टेलर्स एक लॉन्ग पोइम को, एपिक एपिक पोइम, एपिक चूँकि एक लॉन्ग नरेटिव पोइम होती है तो वो काफ़ी लॉन्ग होती है, तो उसमें कैसरा यूज़ हुआ करता था। जैसे कि बियोवुल्फ आप एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि उस लॉन्ग पोएम को सुनाने के लिए ब्रेथ तो चाहिए होता है, पॉज़ तो चाहिए होता है। ये तो नहीं हो सकता है कि लगातार कंटिन्यूअसली उस पोएम को सुनाते जाओ। ये उसमें कई ज़रा की जो होती है वो कई ज़रा मैंडेटरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है। इस तरह पॉसिबल नहीं है कि एक लॉन्ग नरेटिव पोएम आप एक ही सांस में सुना दें। सो कई ज़रा आता है एक पॉज़ या ब्रेथ जो होता है मिडल ऑफ द लाइन। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।